चुनावी मौसम शुरू हो चुका है और साथ ही बयानबाजी का दौर भी चरम पर है। रविदास जयंती के मौके पर हुए एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव का औरंगजेब प्रेमचंद का और आदि शंकराचार्य पर विवादित टिप्पणी कर दी। राम गोपाल यादव ने कहा कि हिंदू धर्म में जितनी कुरीतियां थीं, भगवान बुद्ध ने उन्हें दूर करने का काम किया, लेकिन उनके स्तूपों को लगभग हर जगह तोड़ा गया। औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़वाए थे उससे 100 गुना ज्यादा शंकराचार्य के, आदि शंकर के शिष्यों ने भगवान बुद्ध के स्तूपों को। साथ ही राम गोपाल यादव ने आरोप लगाया कि सरकार लोगों के मौलिक अधिकार छीन रही है। लेकिन वो आरक्षण कैसे खत्म कर रहे हैं? जितनी नौकरियां छोटी छोटी हैं, क्लास 2 की, क्लास 3, क्लास 4 की, सब नौकरियों की अब नियुक्ति होने लगी आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। साथ ही उन्होंने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। राम गोपाल यादव ने कहा कि दिल्ली में बैठे लोगों का इतना दबाव है कि न्यायपालिका भी कुछ नहीं कर पा रही। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दिए समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव के बयान पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। बीजेपी नेता इसे वोट बैंक की राजनीति बता रहे हैं और समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव की शंकराचार्य पर की गई विवादित टिप्पणी को एक खास वोट बैंक के लिए दिया गया बयान बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक खास वोट बैंक के लिए इस तरह के बयान देती है। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने जिन्ना की तारीफ की। बीजेपी के नेताओं ने राम गोपाल यादव के बयान को हिंदू धर्म पर सबसे बड़ा हमला बताया है। इससे बड़ा धर्म के ऊपर हमला नहीं हो सकता। कैसी घटिया मानसिकता है समाजवादी पार्टी के लीडरों की। पहले तो ये मान रहे हैं कि औरंगजेब ने हजारों मंदिर तोड़ दिए और फिर उसी औरंगजेब का नाम भी लेते हैं और कहते हैं कि उनका इतिहास भी स्कूल की किताबों में पढ़ाना चाहिए। राम गोपाल यादव ने कहा था कि आदि शंकराचार्य और उनके शिष्यों ने बड़ी संख्या में बौद्ध स्तूप नष्ट किए थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के अपने आखिरी पड़ाव पर आगरा पहुंची, जहां INDIA गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के शामिल होने से यात्रा में नया जोश दिखा। मंच पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां मौजूद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। भारी संख्या में मौजूद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया। राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया और बीजेपी को घेरा। जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, जो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा हो चुका है। एसपी ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने करीब 7 साल बाद मंच साझा किया। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में हारने के बाद दोनों दलों का गठबंधन टूट गया था। आगरा के टेढ़ी बगिया इलाके में समाजवादी पार्टी के पीडीए रथ और कांग्रेस की न्याय यात्रा का मिलन हुआ, जिसका गठबंधन के नेताओं को बेसब्री से इंतजार था। दोनों नेताओं के संबोधन के बाद आगरा में राहुल गांधी और अखिलेश का रोड शो आगे बढ़ा। इस दौरान बड़ी संख्या में दोनों दलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे और जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि अखिलेश के आने से गठबंधन की ताकत और बढ़ गई है। राहुल गांधी ने जब से दूसरे दौर की यात्रा शुरू की है, प्रियंका गांधी शामिल नहीं हुई थी, लेकिन शनिवार को जब यात्रा मुरादाबाद पहुंची तो प्रियंका मौजूद थी। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने के बाद योगी सरकार एक्शन में है। सरकार के सख्त आदेश के बाद यूपी एसटीएफ ने नकल करने और कराने वाले लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी है, ताकि नकल कराने वाले पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसा जा सके। खबर है कि इस मामले में हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के बाद एसटीएफ आरोपियों की एक लिस्ट तैयार करने में जुटी है,
जानकारी के मुताबिक एसटीएफ ने 17 और 18 फरवरी को परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को नकल कराने वाले मददगारों की एक लिस्ट तैयार की है। साथ ही गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर पेपर किस नेटवर्क से पहुंचाया गया उसकी जांच भी की जा रही है। इस मामले में गाजियाबाद से एक महिला अभ्यर्थी को नकल करते पकड़ा गया था, जिससे हुई पूछताछ के आधार पर उसे नकल कराने वाले आरोपी गुरबचन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि गुरबचन के सीधे संबंध इस नकल गैंग के लीडर मोनू मलिक और कपिल से हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पेपर लीक कराने वाले गैंग के सरगना बताए जा रहे हैं। इस मामले में लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में भी 18 फरवरी के दिन एक अभ्यर्थी को नकल करते पकड़ा गया था। लखनऊ के कृष्णानगर से पकड़े गए अभ्यर्थी को व्हाट्सएप पर नीरज यादव नाम का आरोपी प्रश्नों के उत्तर भेज रहा था। एसटीएफ ने आरोपी नीरज को भी गिरफ्तार कर लिया, जो यूपी के बलिया का रहने वाला है। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी नीरज यादव ने बताया कि मथुरा के रहने वाले उपाध्याय नाम के शख्स के जरिए उसे पेपर मिला था, लेकिन आरोपी उपाध्याय मथुरा में कहां रहता है उसकी जानकारी नीरज को नहीं है। नीरज यादव ने बताया कि वो इससे पहले मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था और नौकरी छोड़ने के बाद वो नकल कराने वाले गैंग से जुड़ गया। नीरज यादव इसके लिए मोटी रकम भी वसूलता था। आरोपियों के बयान और अभ्यर्थियों के हंगामे के बीच यूपी सरकार ने भी बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा को रद्द कर फिर से कराने का फैसला लिया, जिसकी तारीख का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। दिनांक 17 फरवरी 2024 एवं 18 फरवरी 2024 की सभी पालियों की लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा पुनः शीघ्र आयोजित की जाएगी। इस बीच एसटीएफ ने यूपी के कई जिलों में आरोपियों की तलाश में दबिश भी दी। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में समुद्र के अंदर जाकर पीएम ने समंदर के अंदर आखिरी गहराई पर जाकर उस स्थान पर प्रार्थना की जहां द्वारका नगरी डूबी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों के साथ एक दुर्लभ और गहरा संबंध प्रस्तुत किया। पीएम मोदी ने पानी के अंदर द्वारिका नगरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोर पंख लेकर गए थे और समंदर के अंदर काफी वक्त बिताया। द्वारका नगरी के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ये सिर्फ समुद्र में एक डुबकी नहीं थी, बल्कि समय यात्रा थी। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने बताया कि भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारका नगरी का निर्माण किया था और उस पवित्र भूमि को स्पर्श करके धन्य हो गया। समंदर के अंदर डूबी द्वारका नगरी के दर्शन और पूजन के लिए प्रधानमंत्री पूरी तैयारी के साथ गहरे समुद्र में उतरे और भगवान कृष्ण से देश की समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। पूरी टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समंदर के अंदर भगवान कृष्ण की साधना के लिए निकल पड़े। बोट पर बैठकर हाथ में मोर पंख लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ समंदर के बीचों बीच उस जगह पहुंचे जहां अरब सागर की गहराइयों में भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका के अवशेष हैं। पानी के अंदर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने उस स्थान पर मोर पंख लगाया जहां माना जाता है कि कभी द्वारका नगरी थी और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। समंदर के नीचे ही प्रधानमंत्री ध्यान मुद्रा में पालथी मारकर बैठ गए, चरण स्पर्श किया और भगवान कृष्ण की साधना की और काफी वक्त बिताया। मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। द्वारका धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है, जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। इस नगरी का धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 52,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का भी उद्घाटन किया। सुदर्शन ब्रिज पर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने फीता काटा और केबल ब्रिज का जायजा लिया। साथ ही हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने काफी दूर तक पैदल चलकर ब्रिज से नजारा देखा। 2.5 किलोमीटर लंबा ये पुल केबल पर टिका भारत का सबसे लंबा पुल है, जो ओखा मेनलैंड और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ेगा। करीब 980 करोड़ रुपए की लागत से सुदर्शन सेतु बना है। अब लोगों को बेट द्वारका जाने के लिए बोट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया। यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक
मोदी की गारंटी है। पुल को ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है, जिसके दोनों ओर भगवान कृष्ण की कलाकृतियों से सजाया गया है। साथ ही केबल ब्रिज के फुटपाथ भगवत गीता के श्लोकों से सजे हैं। जी न्यूज़।